सो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन अकेडमी। फाइनली सुबह के 8 बज चुके हैं और हम सभी लोग सीटेट उर्दू के इस ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और आज का ये क्लास काफ़ी बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं क्या ही बताऊं, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आ जाइए, जी हाँ, एक साथ आप सभी को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 11 जनवरी 2023 को जो क्वेश्चन पेपर सीटेट का था उसका एनालिसिस करने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो तैयार हो जाइए। ओरिजिनल क्वेश्चन 11 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हैं और आज देखेंगे कि उसी क्वेश्चन पेपर को आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर में सही सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, यानी कि 30 में 30 सही हो पा रहा है कि नहीं। तो रेडी आर यू? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ और नॉट? टेल मी इन द चैट सेक्शन। सबसे पहले बता दीजिए अच्छे से दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ कि नहीं। सबसे पहले आपको यही बता देना है। डीएलए का क्लास कब से स्टार्ट होगा? मैम बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। मोनू जी देखिए, डीएलएड का जो है ना न्यू बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले तो कहीं पर भी पेड कोर्स या फिर पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द स्टार्ट होगा और बहुत जल्द आप सभी लोगों को गुड न्यूज़ बताया जाएगा कि हाँ, इस तारीख से जो है वो डीएलएड का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही अभी जो ख़त्म हुआ ना उससे डबल धमाकेदार डबल धुआंधार स्टार्ट होगा। तो आप सभी लोग पहले से ही अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर रखिएगा, बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है डीएलएड का न्यू बैच। ठीक है, चलिए। तो अभी बात कर रहे हैं आज सीटेट फरवरी 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो आज के इस क्लास में हम लोग ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। किसका? तो उर्दू का। हालांकि जो उर्दू में बात करें तो लैंग्वेज कंप्रेशन यानी कि इबारत और फिर गद्यांश और पद्यांश से जो 15 क्वेश्चन रहते हैं वो आप सभी लोगों को आसान लगेगा। 15 में 15, मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है, एतमाद है आप सभी लोगों पर कि आप जो लैंग्वेज कंप्रेशन से इबारत और शेर गद्यांश पद्यांश से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल सही सही कर 15 में 15 आ ही जाएगा। लेकिन उर्दू पेडागोजी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उर्दू पेडागोजी के जो सवालात हैं उसको सोच समझ करके आंसर बताइएगा। चलिए देखते हैं 2023 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे और इसी हिसाब से 2026 में ही पूछे क्वेश्चन का जो लेवल होगा ना उसी तरह से होगा। जिस तरह 2023 में पूछा गया 2024 में, चाहे जनवरी की बात करें, जुलाई की बात करें या फिर दिसंबर की बात करें, वैसे ही पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लेवल में कोई बदलाव नहीं है और आज का ये क्लास पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है। लीजिए, सबसे पहले लैंग्वेज कंप्रेशन यानी कि इबारत और शेर से क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। यानी कि हिदायत दी गई है कि नीचे दी हुई इबारत यानी कि गद्यांश को पढ़िए और सवालों का जवाब बताना है। आप लोगों को गद्यांश से सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब आपको बताना है। तो पहले गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं, उस हिसाब से आंसर को बताएंगे। गद्यांश क्या लिखा है? इबारत। हाँ, आज की इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। ये आप सभी लोग आग लगाकर लिख दिए। आज मैं भूल गई थी, आप सभी लोगों ने याद दिला दिया, क्या बात है। आज की इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। ये इबारत को पढ़ते हैं और सवालों के जवाब बताते हैं हम लोग। ठीक, मैम प्लीज़ आप हिंदी भी पढ़ाइए, आपके अलावा और कहीं पढ़ने का मन ही नहीं करता है। आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उर्दू हिंदी दोनों ज़बानों में, इसलिए बहुत अच्छा समझ में आता है। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी, बट अभी उर्दू ये क्लास को कंप्लीट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है इबारत यानी कि गद्यांश कि हवाई जहाज की इजाद ने दुनिया के दूरियों को समेट कर रख दिया है। बात बिल्कुल सही है। आदमी दुनिया के किसी भी हिस्से में बहुत जल्दी पहुंच जाता है। हर मुल्क में हवाई जहाज से सफ़र करने के लिए हुकूमत ने हवाई कंपनियां बना दी हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, जिनका इंतज़ाम खुद हुकूमत करती है यानी कि सरकार करती है। हवाई जहाज के चलने के लिए रास्ते मुकर्रर हैं। वैसे तो देखने में ऐसा लगता है कि हवाई जहाज जिधर चाहे निकल जाता है, लेकिन असल में वह अपने मुकर्रर रास्ते पर ही चलता है, यानी कि वो फिक्स कर दिया गया रास्ता उधर ही से चलता है।
इन रास्तों को एयरलाइन कहते हैं, जिनको माहिर लोग आपस में मशवरा करके मुकर्रर करते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। हवाई जहाज को चलाने वाले को पायलट कहते हैं। हवाई जहाज पर मौसम का बड़ा असर होता है। अगर किसी जगह का मौसम खराब होता है या कोहरा ज्यादा होता है तो दूरबीन बेकार हो जाती है और हवाई जहाज के लिए वहां से गुजरना और ऐसी जगह उतरना मुश्किल और कभी-कभी नामुमकिन होता है। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा सलेहा जी, मैं इन द लास्ट बताऊंगी, लेकिन फिर अभी अभी भी बता देती हूँ। ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर सारे के सारे पीडीएफ डाल दिए जाते हैं, तो आप सभी लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, और इन द लास्ट आप सभी लोगों को बताऊंगी ही। अब क्वेश्चन देखा जाए, रेडी। ये इबारत यानी कि गद्यांश और 121 नंबर सवाल, जिससे पता चल रहा है कि ये लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन पेपर है, लैंग्वेज 1 नहीं, लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन पेपर। तो 121 नंबर सवाल है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में किसके जरिए जल्दी पहुंच जाते हैं? ट्रेन के जरिए, हवाई जहाज के जरिए, बहरी जहाज के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए। तो ऑफ कोर्स कहा गया है इस गद्यांश में कि हवाई जहाज के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली राइट आंसर। आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी लोगों पर कि ये जो 15 क्वेश्चन इबारत और शेर से पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल 15 में 15 सही कर पाएंगे। दिक्कत होगी तो पेडागोजी में। देखिए, 122 नंबर सवाल है कि हुकूमत ने हवाई जहाज से सफ़र करने के लिए क्या बना दी है? हवाई कंपनियां, हवाई पिट्टियां, हवाई फैक्ट्रियां या फिर हवाई कमेटियां? हवाई कंपनियां, हवाई पट्टियां, हवाई फैक्ट्रियां, हवाई कमेटियां। तो हवाई कंपनियां बना दी हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, ये भी आसान। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कि हवाई जहाज के चलने के लिए क्या मुकर्रर किए गए हैं? फासले, दूरियां, रास्ते या फिर उसूल? तो रास्ते मुकर्रर कर दिए गए हैं कि हवाई जहाज जब गुजरेगा तो इधर से गुजरेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला सवाल पूछा जा रहा है कि एयरलाइन के रास्तों को कैसे मुकर्रर किया जाता है? तो माहिर लोग आपस में मशवरे करके मुकर्रर करते हैं, या फिर हवाई कंपनियां मुकर्रर करती हैं, या फिर हवाई जहाज का इमला मुकर्रर करता है, या फिर सरकारी कंपनियां मुकर्रर करती हैं? नहीं, इसमें कहा गया है कि जो माहिर लोग हैं, जो इस चीज़ में माहिर होते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एयरलाइन के रास्तों को कैसे मुकर्रर किया जाता है, तो जो माहिर लोग होते हैं, जो इस चीज़ में माहिर होते हैं, वो आपस में बैठकर मशवरे करते हैं और मशवरे करके मुकर्रर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज पर किसका ज़्यादा असर होता है? ऑप्शन ए में दिया है हवा का, मौसम का, बादल का या फिर दर्जे हरारत यानी कि टेम्परेचर का। बताइए। ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है, एकदम जबरदस्त आंसर आप सभी का। मौसम का, इस इबारत यानी कि गद्यांश में कहा गया है कि हवाई जहाज पर सबसे ज्यादा मौसम का असर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड शेयर बटन। आप सभी लोग जल्दी से लाइक पर क्लिक कीजिए, हिट कर दीजिए जल्दी से, और शेयर कर देना है जितना ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हवाई जहाज के मुकर्ररा रास्तों को क्या कहते हैं? एयरलाइन, एयरबेस, एयरबॉक्स या फिर रनवे? नहीं, एयरलाइन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एक बार जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम के खराब या कोहरा हो जाने से क्या चीज़ बेकार हो जाती है? ए में दिया है खुर्दबीन,
दूरबीन, खुदबीन और मंदबीन। लीजिए, अच्छा सवाल है। इसमें कहा गया है कि मौसम के खराब होने या फिर कोहरा हो जाने की वजह से दूरबीन जो है ना वो खराब हो जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर सवाल कि माहिर की जमा यानी कि बहुवचन प्लूरल क्या होगा। ए में दिया है माहिरीन, माहिरियात, माहिरतात, महारातीन या फिर महारिनों। तो माहिर का जमा माहिरीन होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट आंसर, एकदम करेक्ट ऑप्शन। क्या बात है। अब देखिए 129 नंबर सवाल है कि मुश्किल का मुत्तजाद यानी कि अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, उल्टा शब्द। ए में दिया है आसान, सख्त, कठिन या फिर दिक्कत। ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। यस, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है। मुश्किल का आसान, ऑप्शन नंबर ए हो गया बिल्कुल सही जवाब। तो ये इबारत यानी कि गद्यांश से 121 से लेकर 129 तक सवाल हो गया। अब 130 से लेकर के 135 तक या तो अशआर यानी कि शेरी हिस्सा देगा, नहीं तो फिर से इबारत ही दे देगा। देखते हैं क्या देता है। शेरी हिस्सा दिया है, ठीक है, वेरी गुड। नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए, यानी कि शेर अशार दिए गए हैं कुछ, उसको पढ़ना है और 130 से लेकर के 135 तक के सवालों के जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस शेर को पढ़ लीजिए ताकि सवालों के जवाब आसानी से आप लोग बता सकें। लिखा है कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वह बाग की बहारें वह सबका चहचहाना, आज़ादियाँ कहाँ वह अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दिन, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। क्या बात है। वह प्यारी प्यारी सूरत, वह कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, आती नहीं सदाए उसके उसकी मेरे कफ्स में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। ठीक, तो ये पोएट्री था यानी कि शेरी हिस्सा। अब चलिए 130 नंबर सवाल मैं आप सभी लोगों के स्क्रीन के ऊपर ला रही हूँ, जल्दी जल्दी से आंसर बताइएगा। ये कुछ शेरी हिस्से थे यानी कि पोएट्री सेक्शन कह सकते हैं, कुछ अशार दिए गए थे और इससे जवाब बताने हैं। लीजिए 130 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है। सवाल बोला जा रहा है कि शायर अपने मिसरे में किस जमाने के याद करने की बात कह रहा है। गुजरे हुए जमाने, आने वाले जमाने, कैद की जमाने या फिर बीमारी के जमाने। आसान ही तो है। इसमें शायर जो है अपने गुजरे हुए जमाने को याद कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है 131 नंबर सवाल कि परिंदा अपने घोंसले में किन आज़ादियों को याद कर रहा है। अपनी पसंद से खाने की या फिर अपनी खुशी से आने और जाने की या फिर अपने दोस्तों से बात करने की या फिर अपनी पसंद का गाना गाने की। यस, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, क्या बात है, एकदम जबरदस्त आंसर आप सभी का आ रहा है। अपनी खुशी से आने और जाने की बात, इन आज़ादियों को जो है ना परिंदा अपने घोंसले में याद कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 132 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि परिंदे को कैद में किसकी बहारें याद आती हैं, बाघ की, बरसात की, खुशियों की या फिर फूलों की। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। क्या बात है, बाघ की बहारें, ए ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। जो हम लोगों ने शेर पढ़ा था उसमें यही बात लिखी गई है, बाघ की बहारें, परिंदे को कैद में बाघ की बहारें याद आती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिंदे कफ्स में किसकी ख्वाहिश कर रहा है।
तो कफ्स में है तो रिहाई की ही ख्वाहिश करेगा। रिहाई की, दवाई की, तन्हाई की, या फिर बलाई की? नहीं, रिहाई की ही। इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, है कि नहीं? क्या बात है। 134 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि आबाद का मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड उल्टा मानी रखने वाला लफ्ज कौन सा है? बर्बाद, या फिर वीरान, या फिर खुशहाल, या फिर पायमाल? बताइए। आबाद का अपोजिट वर्ड। आबाद और बर्बाद। क्या बात है, लिख भी रहे हैं आप सभी लोग, बर्बाद। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए। और लैंग्वेज कंप्रेशन यानी कि गद्यांश और पद्यांश से ये आखिरी सवाल, 135 नंबर, इसका जवाब बताइए। अच्छा, खाली जगहों को आपको भर देना है। आबाद जिसके डॉट डॉट से था मेरा आशियाना। बताइए, दम से था मेरा आशियाना, कि भ्रम से था मेरा आशियाना, या फिर करम से था मेरा आशियाना, या फिर रहम से था मेरा आशियाना? तो सूट तो दम ही कर रहा है, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट आंसर, यानी कि यहाँ पर आप क्या भरेंगे? दम। ठीक, वेरी गुड। तो ये 15 में 15 आप लोग बताइए टोटल सही हुआ कि नहीं। इबारत और शेर यानी कि प्रोज एंड पोएट्री, गद्यांश पद्यांश से 15 में 15 सही हो गया। अब पेडागोजी स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से और देखते हैं उसमें 15 में 15 आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं। क्या बात है, उजैर खान, कलीमुद्दीन, जबरदस्त, एमडी अजहर अली, मुमताज राजिया, ठीक, सीरज जहां, वेरी गुड। अभी तो 15 15 हुआ है आप लोगों का सही। अब देखते हैं पेडागोजी से सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बच्चों में पढ़ने की बुनियादी महारतों को, क्या बोल रहा है? बुनियादी महारतों को फरोग देने के लिए यानी कि बढ़ावा देने के लिए उस्ताद को तलबा की मदद करनी चाहिए। कैसे? ए में है ज़ाती और वाज़े हिदायत के ज़रिए, या फिर जमात मखसूस के लिए मेयार बंदी जांच के ज़रिए, सी में दिया है मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, या फिर पढ़ने से कबल नए और दिक्कत तलब लफ्जियात के ज़रिए। लीजिए बताइए। सबसे सुटेबल अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, और मेयार बंद जांच के जरिए तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बुनियादी महारतों को बढ़ावा देना है। जो बुनियादी कौशल है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक यानी कि उस्ताद को तलबा की मदद करनी चाहिए ज़ाती और वाज़े हिदायत के जरिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। यस, LSRW। नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्जदोम का उस्ताद छपे मतन में यानी कि जो चैप्टर छपा हुआ है, तो छपे मतन में लफ्जों को दुरुस्तगी और आसानी के साथ पहचानने की महारत को बढ़ाने पर जोर देता है। यह अल्फाज होते हैं। ए में है आम मकबूल अल्फाज, या फिर मवाद वाले अल्फाज, मुश्किल अल्फाज, या फिर मजहूल अल्फाज। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोले, दर्जा दोम का जो शिक्षक है छपे हुए मतन में लफ्जों को दुरुस्तगी और आसानी के साथ पहचानने की महारत को बढ़ाने पर जोर देता है, कि बच्चा सही तरीके से दुरुस्तगी और आसानी के साथ लफ्जों को पहचान सके, यानी कि पहचानने की महारत को बढ़ावा देता है, कौशल को बढ़ावा देता है। तो ये अल्फाज क्या होंगे? आम मकबूल अल्फाज ही तो होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आम मकबूल अल्फाज ही तो होंगे वो।
तभी तो शिक्षक चाहता है कि बच्चे दुरुस्तगी और आसानी के साथ उनको पहचान सके, और इनफैक्ट वो अपने डेली लाइफ में, हर रोज की जिंदगी में जो है ना, उसको यूज भी कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक से जायद जुबानों का जानना, यानी कि एक से ज्यादा भाषाओं का जानना जबान की क्लास में उस्ताद के लिए बोझ है? नहीं, बोझ तो बिल्कुल नहीं किया गया, ये तो डायरेक्ट कट कर दीजिए। नए क्लासरूम में आमोजिश के दौरान आमोजगारों के दरमियान बाहमी रब्त पैदा करता है। सी में दिया है कि नई जबान की तदरीस व आमोजिश में मुआविन है, या फिर नई जबान की आमोजिश में मखल यानी कि रुकावट। नो 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 नो, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब बता दीजिए, बी और सी में से ही हो सकता है। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या बात है, सी, लगातार सी आ रहा है, एकदम जबरदस्त। एनसीएफ 2005 और नेप 2020 भी कहता है कि एक से ज्यादा जबानों का जानना, यानी कि जो मल्टीलिंग्वलिज्म है, बहुभाषिकता, नई जुबान की तदरीस व आमोजिश में मुआविन होती है, मुआविन है। उसको एज सासा के तौर पर इस्तेमाल करना है, एक साधन के तौर पर इस्तेमाल करना है बहुभाषिकता यानी कि कसीर लिसानियत को, मल्टीलिंग्वलिज्म को। ठीक है, उसको बोझ नहीं समझना है। यहाँ पर बोझ लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही कट हो गया। वो सहायक होता है, उसकी सहायता लेनी है। जो एक से ज्यादा जुबानें जानते हैं बच्चे, तो आप भी उनसे कुछ सीख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 139 नंबर क्वेश्चन। बड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखिए। एक उस्ताद दर्जे चहारुम में, यानी कि फोर्थ क्लास के तलबा से एक छोटे से इक्तबास को इन्हमाक के साथ पढ़ने और बगैर बगौर होना चाहिए, चलिए ठीक है, बगौर जायजा लेने के लिए कहता है, और बवक्त ज़रूरत तलबा की उसमें मदद भी करता है, वह अमल कर रहा होता है। तौसीई मुताले पर, बगैर मुताले पर, या फिर मुतफरक और मुआयमा नुमा टुकड़ों को जोड़कर पढ़ने पर, या फिर मिलकर पढ़ने पर। अगर देखा जाए तो उस्ताद जो है फोर्थ क्लास के छात्र से एक छोटे से इक्तबास को इन्हमाक के साथ पढ़ने और बगैर जायजा लेने के लिए कहता है, और बवक्त ज़रूरत तलबा की उसमें मदद भी करता है। अच्छा, एक बात बताइए, तौसीई मुताला किसे कहते हैं? क्या आपको याद है? ऑप्शन नंबर सी और डी तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। ऑप्शन नंबर ए और बी, इन्हीं दोनों में से हो सकता है। ये बताइए, तौसीई मुताला मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया था और बताया था थ्योरी क्लास में। तौसीई मुताला किसे कहते हैं, क्या आपको याद है? तौसीई मुताला, विस्तृत पठन, हिंदी में लिख रहे हैं। विस्तृत पठन, ठीक है। और क्या हो सकता है? ठीक,
कुछ लोगों का ए कहना है, कुछ लोगों का तौसीही मुताला और बगैर मुताला यानी कि गौर से पढ़ना, लेकिन यहाँ पर गौर से पढ़ने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर बगैर जायजा लेने की बात कर रहा है। तो सोच लीजिएगा सबसे पहले। इन्हिमाक का मतलब कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, ठीक है, पूरे अटेंशन के साथ आप कह सकते हैं। तो इन्हिमाक के साथ पढ़ने और बगैर जायजा लेने के लिए कहता है, और वक्त के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर तलबा की उसमें मदद भी करता है। तो वो कौन सा अमल कर रहा है? तौसीही मुताला और भी हम्म, ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, थोड़ा अपने तरफ से भी आप सभी लोग सोचिए। गैर बगौर मुताला का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, गौर से पढ़ना, ठीक है। वैसे एक स्कैनिंग मुताला होता है, एक सरसरी मुताला, एक अमीक और वसीया मुताला। तो अगर देखा जाए तो उसी से रिलेटेड ये भी है, तौसीई मुताला, ठीक। तो गौर से तो बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यस, देखिए ध्यान से देखिए, फोर्थ क्लास के तलबा से एक छोटे से इक्तबास को कंसंट्रेशन के साथ यानी कि इन्हिमाक के साथ पढ़ने और बगैर जायज़ा लेने के लिए कहता है, ठीक है। तो बगैर मुताला नहीं होगा, इसका तौसीई मुताला होगा, ठीक है। बवक्त ज़रूरत के हिसाब से जो है तलबा की उसमें मदद भी करता है जायज़ा लेने में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, बी नहीं होगा। यहाँ पर इन्हिमाक के साथ पढ़ने और बगैर जायजा लेने के लिए कहता है, ठीक है। अगर बगैर पढ़ने के लिए कहता तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा देते, बगैर मुताला, लेकिन ऑप्शन नंबर ए तौसीई मुताला हो जाएगा, तौसीई मुताला पर जोर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, वह तरीका जो तलबा की ज़बान की तदरीस के हकीकी और अमली हालात के ज़रिए ज़बान की आसान आमोजिश में मदद करता है वह कहलाता है साख्तियाती तरीका, ज़बान की तदरीस का हालाती तरीका, सिचुएशनल वे, या फिर समई लिसानी तरीका, या फिर जू लिसानी तरीका। तो सही मतलब व्यापक होता है ना, बात बिल्कुल सही है। और हालांकि अगर देखा जाए तो कभी कभी ऑप्शन कंफ्यूजन कर दे, बगौर का मतलब गौर से पढ़ना,
लेकिन उसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन को मैंने मिलाया। अगर देखा जाए इसका तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्हिमाक के साथ पढ़ने की बात कर रहा है और बगैर जांच के लिए कह रहा है। इन्हिमाक के साथ पढ़िए, भले ही छोटा ही इक्तबास क्यों ना हो। छोटा इक्तबास कह रहा है, आप लोग बोल रहे हैं छोटा इक्तबास है, छोटा सा है इक्तबास, तो तौसीह मुताला कैसे हो जाएगा। छोटा ही इक्तबास हो, लेकिन यहाँ पर जो है इन्हिमाक के साथ पढ़ने के लिए कह रहा है और बगैर जांच के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तौसीह मुताला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, यस इसी क्वेश्चन पर थे। 140 नंबर सवाल था कि वह तरीका जो तलबा को ज़बान की तदरीस के हकीकी और अमली हालात के ज़रिए ज़बान के आसान आमोजिश में मदद करता है। अच्छा, हकीकी और अमली, दोनों की बात कर रहा है। हकीकी और अमली हालात के ज़रिए ज़बान की आमोजिश में मदद करता है, वह कहलाता है साख्तियाती तरीका। नहीं, साख्तियाती तरीका तो नहीं होगा। ज़बान की तदरीस का हालाती तरीका यानी कि सिचुएशनल मेथड। ठीक, समई लेसानी सुनने वाला तो नहीं होगा, और जू लेसानी तरीका हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन को छांट कर भी आप लगा सकते थे, और वैसे भी यहाँ पर हकीकी और अमली की बात कर रहा है तो सिचुएशनल यानी कि हालाती तरीका होगा ही। ठीक है, तो वह तरीका जो तलबा को ज़बान की तदरीस यानी कि भाषा शिक्षण के हकीकी और अमली हालात के ज़रिए ज़बान की आसान आमोजिश में मदद करता है, तो वो होगा ज़बान की तदरीस का हालाती तरीका, सिचुएशनल वे। पहले से पढ़ने के कामों का मकसद ए में है आमुज़गारों के पढ़ने की महारत का तयन कदर, या फिर मुश्किल अल्फाज और मुहावरों के मानी बताना, या फिर आमुज़गारों को मतन के अंदर उतरने के काबिल बनाना और उनको तरगीब देना, या फिर पढ़े जाने वाले मतल में मुस्तामिल कवायदी ज़ाब्तों की वजाहत करना। यस, सी लगा रहे हैं, वेरी गुड। आमुज़गारों के मतन के अंदर उतरने के काबिल बनाना और तरगीब देना। अक्सर तरगीब जो ये वर्ड होता है ना, पॉजिटिव टैग वर्ड में ही लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, पहले से पढ़ने के कामों का मकसद आमुज़गारों को मतन के अंदर उतरने के काबिल बनाना और तरगीब देना, और उनको तरगीब देना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर कि पहली ज़बान का इक्तिसाब दर्ज झैल मुराहल पर मुश्तमिल होता है, यानी कि पहली ज़बान का जो अर्जन करता है बच्चा, तो कौन कौन से चरणों से हो करके पहली ज़बान यानी कि पहली भाषा का अर्जन यानी कि इक्तिसाब होता है। लीजिए, ये है 4 ऑप्शन, चरण बताना है कौन कौन से चरणों से होकर। सबसे पहले है आवाज़ निकालना, फिर तुतलाना, फिर बड़बड़ाना, फिर मुख्तसरन बोलना, फिर 2 लफ्ज़ी मरहला। या फिर आवाज़ें निकालना, तुतलाना, 2 लफ्ज़ी मरहला, मुख्तसरन बोलना, या फिर बड़बड़ाना। लास्ट में बड़बड़ाना दिया है। ठीक है, सी में देखते हैं, आवाज़ें निकालना, बड़बड़ाना, तुतलाना, 2 लफ्ज़ी मरहला, या फिर मुख्तसरन बोलना। फिर है यहाँ पर आवाज़ें निकालना, तुतलाना, बड़बड़ाना, 2 लफ्ज़ी मरहला, या फिर मुख्तसरन बोलना। बताइए अब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। इक्तिसाब की बात कर रहा है यानी कि अर्जन की बात कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया है आवाज़ें निकालना, तुतलाना, बड़बड़ाना, ठीक है, और मुख्तसरन बोलना, और उसके बाद से 2 लफ्ज़ी मरहला। नहीं, 2 लफ्ज़ी मरहला पहले आएगा, तब मुख्तसरन बोलना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और इसमें लास्ट में बड़बड़ाना दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक है, पहले बच्चा आवाज़ें निकालता है, फिर बड़बड़ाता है, जैसे कि ब ब ब ब,
मम्मा बड़बड़ाता है, ये मैंने आप सभी लोगों को बताया था। फिर तुतलाता है, फिर दो लफ्ज़ी मरहला आता है, यानी कि 2 लफ्ज़ बोलना शुरू करता है। पापा पानी, मम्मा पानी, ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद से मुख्तसरन बोलना, तब मुख्तसर बोलना शुरू कर देता है, छोटे छोटे सेंटेंस। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। भाषा यानी कि पहली जबान के इक्तिसाब का जो मरहला यानी कि चरण है, पहला है आवाज़ें निकालना, फिर बड़बड़ाना, फिर तुतलाना, फिर 2 लफ्ज़ी मरहला, फिर मुख्तसरन बोलना। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बड़बड़ाना बाद में रखा है और तुतलाना पहले रखा है, जबकि तुतलाना बाद में होना चाहिए और बड़बड़ाना पहले होना चाहिए। यहाँ पर गलती कर दिया है, ठीक है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तरीकेकार में नहवी साख्त और इनफरादी अल्फाज के बजाय ज़बान को कुल के तौर पर देखा जाता है और मानी पर तवज्जो मरकूज की जाती है, वो तरीका कौन सा है? ऊपर से नीचे का तरीका, नीचे से ऊपर का तरीका, या फिर इस्तिफाई तरीका, या फिर इस्तिखराजी तरीका? ये लीजिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। बोल रहा है कि उस तरीके कार में नहवी सख्त और इनफरादी अल्फाज के बजाय जबान को कुल के तौर पर देखा जाता है और मानी पर तवज्जो मरकूज की जाती है, तो वो कौन सा तरीका है? जबान को कुल के तौर पर देखा जा रहा है, कुल, एंड मानी पर तवज्जो दी जा रही है, तो वो कौन सा तरीका होगा? यस, वो हो जाएगा ऊपर से नीचे का तरीका। नीचे से ऊपर के तरीके में पहले हर्फ, उसके बाद से लफ्ज, फिर जुमले नीचे से ऊपर जाते हैं, बट ऊपर से नीचे का तरीका में कुल के तौर पर जबान को देखा जाता है, ठीक है। कुल के तौर पर देखा जा रहा है और साथ में मानी पर तवज्जो मरकूज की जा रही है, इसका मतलब ऊपर से नीचे का तरीका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 144 नंबर, कि अपने तलबा के कम ग्रेड के सबब को जानने के लिए, यानी कि आप मान लीजिए गवर्नमेंट टीचर है और आपके जो छात्र हैं उसके कम नंबर आए, कम ग्रेड के कारण को जानने के लिए उस्ताद डॉट डॉट के जरिए एक टेस्ट लेता है। कौन सा टेस्ट लेंगे आप? तशखीसी जांच, महारती जांच, हुसूलियाबी की जांच, या फिर फितरी सलाहियत की जांच? आपका जो छात्र है वो कम ग्रेड लेकर के आया है, तो कम ग्रेड लाने के सबब यानी कि कारण, वजह को जानने के लिए कौन सी जांच आप करेंगे? तशखीसी जांच, महारती जांच, हुसूलियाबी जांच, या फिर फितरी सलाहियत की जांच? यस, उसकी जो जांच होगी वो होगी तशखीसी जांच। ऑप्शन नंबर ए विल बी दैट। जब भी वजह यानी कि कारण को पता किया जाता है कि बच्चा क्यों फेल हो गया, क्यों उसका कम नंबर आया, कारण को पता करने के लिए हमेशा तशखीसी जांच। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। निदानात्मक मूल्यांकन, जबरदस्त, उजैर खान ने लिख दिया है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, वेरी गुड मुमताज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप सभी लोग। 145 नंबर क्वेश्चन, कि एक बच्चा जोड़ों और ग्रुप में किए जाने वाले कामों में सरगर्मी से हिस्सा लेता है, ठीक है, लेकिन तहरीरी इम्तहानों में बहुत कम नंबर हासिल करता है। बतौर उस्ताद आप तालिब इल्म की किस तरह मदद करेंगे? यानी कि एक बच्चा है जो ग्रुप में, जोड़ों में किए जाने वाले काम में पूरा सरगर्मी से हिस्सा ले रहा है, उसमें पूरे जोर शोर से हिस्सा ले रहा है और अच्छा नंबर भी उसका आ रहा है, लेकिन अगर बात करें तहरीरी इम्तहानों की, यानी कि लिखने की जब एग्ज़ाम हो रहे हैं, रिटन एग्ज़ाम, तो उसमें उसके कम नंबर आ रहे हैं, लेकिन सरगर्मी यानी कि एक्टिविटीज़ में उसके बढ़िया नंबर आ रहे हैं, रिटन एग्ज़ाम में कम नंबर आ रहे हैं। तो
बतौर उस्ताद उस्ताद के तौर पर आप तालिब इल्म की किस तरह से मदद करेंगे? ऑप्शन ए में दिया है उसके समाजी तामुल की तारीफ करके, बी में दिया है बच्चे की वालिदैन को यह समझा करके यह लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है, सी में दिया है वालिदैन से बच्चे की पढ़ाई में मदद की दरखास्त करके, या फिर उसका मुस्तकिल टेस्ट लेकर ताकि वह बेहतरी ला सके। बताइए आप क्या करेंगे? क्लास का नाम नहीं दिया है, कौन से क्लास, बस बोल दिया है। यस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उसके क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है रिटन एग्जाम में जो है ना वो कम नंबर ला रहा है, तो बाकी एक्टिविटीज में वो सही है, सरगर्मी में हिस्सा ले रहा है, लेकिन तहरीरी इम्तहानों में बहुत कम नंबर हासिल कर रहा है। तो बतौर उस्ताद आप तालिब इल्म की मदद करेंगे उसके समाजी तामुल की तारीफ करके। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ए विल बी एब्सोल्युटली राइट आंसर, समाजी तामुल की तारीफ करके। हालांकि बी और सी नहीं हो सकता है, या तो ए होता नहीं तो डी होता। यस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। हालांकि टेस्ट की बात करें तो टेस्ट थोड़ा निगेटिव टैगवर्ड में लिया जाता है इसको, तो इसी वजह से डी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 146 नंबर क्वेश्चन। दी जंगल बुक कितने लोग देखे हैं? दी जंगल बुक के मरकजी किरदार मोगली की परवरिश आम इंसानों से अलहदगी इख्तियार करके की गई थी, उसके साथ ज़बान का मसला दरपेश है। इस अमल से ज़बान के फ़रोग के किस पहलू की तायीद होती है? द जंगल बुक में क्या होता है, उसमें मोगली रहता है मरकजी किरदार यानी कि मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र, प्रमुख पात्र कह सकते हैं, और उसका जो परवरिश हुआ रहता है ना वो इंसानों की दुनिया में नहीं, जंगल में हुआ रहता है। तो जंगल में जितने भी जानवर रहते हैं ना उन्हीं की भाषा वो जानता है, समझता है, यानी कि उन्हीं की भाषा को सीख गया रहता है। तो उसी हिसाब से आपको बताना है इस अमल से जबान के फरोग यानी कि भाषा को बढ़ावा देने के किस पहलू की तायीद करता है ये दी जंगल बुक। ठीक है, उसके साथ मोगली के साथ जो मसला दरपेश होता है वो किस पहलू की तायीद करता है? लीजिए, ऑप्शन ए में दिया है सही वक्त पर बच्चे के ज़बान का खातिर खा माहौल दस्तयाब नहीं था, या फिर बच्चे में कुछ हयातियाती मसाइल थे, या फिर बच्चा बोलने की फितरी सलाहियत के साथ पैदा नहीं हुआ था, या फिर उसे इंसानों के बजाय जानवरों की ज़बान से प्यार था। क्या लगता है आपको? यस, बात बिल्कुल सही है, उसे वो माहौल नहीं मिला। माहौल मिलना चाहिए सही वक्त पर। जब वो जबान सीखने के चरण पर था तब उसे वो माहौल नहीं मिला, वो चला गया जंगल में, और जंगल में जंगल का माहौल जिस तरह का माहौल मिला उसी तरीके से वो सीख गया। अब जंगल का माहौल था, जानवर अब बातें कर रहे थे, वो बोल रहे थे, तो उन्हीं की आवाज़ों को वो सीख गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही वक्त पर बच्चे को जबान का खातिर खा माहौल दस्तयाब नहीं था। ठीक है, इसी वजह बच्चे को जैसे माहौल में रखा जाएगा बच्चा उसी हिसाब से सीखेगा जबान को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बेचारे मोगली को अगर इंसानों के माहौल में रखा जाता तो वो भाषा सीखता, लेकिन उसको जंगल में रखा गया था तो जितने भी जानवर है उनकी भाषा को सीख जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, रोजमर्रा से क्या मुराद है? ऑप्शन ए में दिया है जबान के समाजी उसूल, या फिर स्कूली ज़बान की पॉलिसी, या फिर स्कूल के ज़रिए तदरीस ज़बान, या फिर अकादमिक ज़बान। नहीं, डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा।
रोजमर्रा से मुरादे जबान के समाजी उसूल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। यस, एक बार वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिए। ये 147 नंबर क्वेश्चन था। 148 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि दर्ज झैल में से किसी की नज्म के अंदाज़े कद्र के जुज्व के तौर पर वकालत नहीं की जाती है। कवायद, लफ्जियात, शेरी आलायकार या फिर नज्म का मौजू। किसी की नज्म के अंदाज़े कद्र यानी कि मूल्यांकन के जुज्व के तौर पर वकालत नहीं की जाती है। अगर देखा जाए तो जो भी लिखता है नज्म, कोई भी राइटर कुछ भी लिखे तो कवायद का ध्यान रखते हुए ही लिखता है, ग्रामर का। तो कवायद की अगर बात करें, बोल रहा है कि किसी की नज्म के अंदाज़ा कद्र के जुज़ों के तौर पर वकालत नहीं की जाती है, तो वो कवायद की। तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रामर की वकालत नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। कवायद हो जाएगा। ठीक, यस, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 149, 149 नंबर एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हदफ़े ज़बान की आमोजिश में बेहतरी, रवानी और महारत हासिल करने में कौन सा तरीका मादरी ज़बान में पहले से हासिल करदा महारतों के इस्तेमाल की वकालत करता है? रास्त तरीका, कवायद को बरतने का तरीका, ज़ू लिसानी तरीका या फिर समई लिसानी तरीका। यहाँ पर रास्त तरीका तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मादरी ज़बान की हेल्प की बात कर रहा है, इस्तेमाल की बात कर रहा है। तो रास्त तरीका में तो मादरी ज़ुबान का कोई रोल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और कवायद को बरतने का तरीका नहीं होगा। ज़ू लिसानी तरीका विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, क्योंकि बोल रहा है कि जो हदवे ज़बान है, जो दूसरी ज़बान, उसकी आमोजिश में बेहतरी, रवानी और महारत हासिल करने के लिए, अधिगम में बेहतरी लाने, रवानी और महारत कौशल हासिल करने के लिए कौन सा तरीका मादरी ज़ुबान में पहले से हासिल करदा महारतों के इस्तेमाल की वकालत करता है। यानी कि यहाँ पर मादरी ज़बान की हेल्प ली जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, क्योंकि ज़ू लिसानिया अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं। तो आप जो दूसरी ज़बान सिखा रहे हैं, मान लीजिए उर्दू सिखा रहे हैं, और बच्चे अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, ज़ू लिसानियत है, तो उनकी मादरी ज़बान की हेल्प लेकर ही सिखाएंगे आप। ठीक है, और क्योंकि हेल्प लेने की बात कर रहा है, अगर मादरी ज़बान की बात नहीं करता तो रास्त तरीका होता, डायरेक्ट आप वही ज़बान सिखाते। लेकिन बोल रहा है कि मादरी ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा है, मादरी ज़बान के इस्तेमाल की वकालत करता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा ज़ू लिसानी तरीका। ठीक है, अब समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 150 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दर्ज झैल में से कौन डिस्ग्राफिया के बारे में दुरुस्त नहीं है? ए में है, यह आमुज़गारों के मबसूत अंदाज में लिखने की महारत को मुतासिर करता है। सेकंड में दिया है, यह हुरूफ, अदाद या कागज़ पर लफ्ज़ों को मुनज़्ज़म करने में मखल होता है। यानी ठीक, ये सही है, क्योंकि डिस्ग्राफिया में लिखने से रिलेटेड ही तो प्रॉब्लम होती है ना। और सी में दिया है, यह कुल हुर्की महारतों और मुंतकी सोच को मुतासिर करता है। यही नहीं होगा, यह नाकिस हिज्जे और ख़राब तहरीर वगैरह का सबब बनता है। ठीक है, तहरीर से रिलेटेड प्रॉब्लम तो होती है डिस्ग्राफिया में। और अगर बात करें हुरूफ, आदाद, कागज़ पर लफ्ज़ों को मुनज़्ज़म करने में मखल होता है, बात है ये भी, इसे रुकावट आती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, डिस्ग्राफिया में ये भी होता है। या आमुज़गारों को मबसूत अंदाज में लिखने की महारत को मुतासिर यानी कि प्रभावित करता है। तो ठीक है, लिखने से रिलेटेड ही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिस्ग्राफिया में क्या नहीं होता है, यानी कि डिस्ग्राफिया के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है? तो यही दुरुस्त नहीं है कि यह कुल
हुर्की महारतों और मुंतकी सोच को मुतासिर यानी कि प्रभावित करता है। ये कैसे हो जाएगा? डिस्ग्राफिया में सिर्फ और सिर्फ लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, सोच से रिलेटेड थोड़ा ना होगा, या फिर कुल हुर्की महारतों से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए फाइनली टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन कंप्लीट। तो पीडीएफ की जो आप लोग बात कर रहे हैं, पीडीएफ आपको मिलेगा यहाँ पर ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल, ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। यहीं पर अभी जैसे ही क्लास ख़त्म होगा तो पीडीएफ आप लोगों को डाल दिया जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लाइक शेयर वगैरह कर देना है और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए 30 में आपका कितना सही हुआ। 30 में 30 नाज परवीन ज़बरदस्त, 30 में 27 सीटेट मिशन लिखा है, चलिए बहुत बढ़िया। 30 में 27 मुर्शिद आर्यन, 30 में 27 ही सबसे ज़्यादा है। 28 मुमताज़ राजिया, एमडी अजहर अली 30 में 28 ज़बरदस्त। जीनत परवीन का 30 में 29 है। एमडी मुख्तार का 30 में 29 है, चलिए बहुत बढ़िया। फिरदौस परवीन का 30 में 28, 30 में 29 अरीब बाबू लिखा है, ज़बरदस्त। अंश साहिबा का 30 में 29 और एक भी गलत नहीं हुआ है, एमडी मुनाजिर, ज़बरदस्त। तो आज का ये क्लास जो हुआ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया, और ये पेपर 1 का था कि पेपर 2 का था, आप लोग गैस करके बता सकते हैं। ये पेपर 1 का मैंने कराया था, इसी वजह से स्टार्टिंग में नहीं बताई मैं, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि पेपर 1 और पेपर 2 ये मायने नहीं रखता है, क्वेश्चन मायने रखता है, सही क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पा रहे हैं कि नहीं। तो जो भी क्वेश्चन मैं ले करके आ रही हूँ, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2, वो सभी के लिए, चाहे आप पेपर 1 के एस्पिरेंट हो या फिर पेपर 2 के, ठीक। तो कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा आज का ये क्लास। और अपने परिवार में जो लोग नए नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपने परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। गुलशन परवीन का 30 में 29 आ गया है, ठीक, 30 में 30 कोई बात नहीं है, एक गलती हो गया कोई बात नहीं। 30 में 29, 30 में 27, 28 इसी तरीके से आप लोगों का आया है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्लास में मैं और भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, तो उसमें 30 में 30 सही हो जाएगा, कोई बात नहीं है। एक गलत हुआ कोई बात नहीं, अगले क्लास में वो एक भी गलत नहीं होगा, ये टारगेट ले करके चलना है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी नए मोटिवेशन के साथ। मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कीजिए। आप लोग के कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं चारों तरफ शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए कि आज का ये क्लास कैसा रहा, आपका कितना सही हुआ, अच्छा लगा आज का क्लास, नहीं अच्छा लगा, ये सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स को खाली छोड़ करके नहीं जाना है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज़।